मैं न्यूज रूम का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। मैं अगर सोशल मीडिया और जर्नलिज्म की बात करें और इस टॉपिक को अगर आप सर्च करेंगे अभी तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन जर्नलिज्म, और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में, जो सबसे अच्छा मोनेटाइजेबल प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। उसमें 2012 का एक वीडियो सामने आएगा। ये जो विषय है इसकी चर्चा 2012 से यूं कहें कि जैसे आशुतोष जी ने बहुत ही बढ़िया क्रोनोलॉजी में समझाया कि जर्नलिज्म का स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा जर्नलिज्म टेक्नोलॉजी के साथ में। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वो है ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी का, जिसने सबसे पहले इस बारे में बात की कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दिया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की जगह उसको जर्नलिज्म एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ अब खबरों तक सीमित नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो गया है। और टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा असर है कि कम्युनिकेशन का टूल होने के कारण अब न्यूज मेकर्स जो थे, जर्नलिस्ट, वो कंटेंट क्रिएटर बन गए। आज जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बारे में बात हुई, जो भी खबर देने वाले लोग हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट हैं या सोशल मीडिया तक कोई भी किसी भी रूप में सूचना पहुंचाने वाले लोग हैं, वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं और हम भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर तो हम ही थे और आज भी हम हैं और आगे भी हम रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम कंटेंट कौन सा और कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सबका बिजनेस मॉडल अलग अलग है, सबका पर्पस अलग अलग है, लेकिन इंफॉर्मेशन सभी को चाहिए। तो न्यूज का जो सीड है, जो इंफॉर्मेशन है, उसका बेसिस है। किसी भी कंटेंट का बेस जो है वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में वैल्यू होती है। अगर वैल्यू है तो उसमें करप्शन के भी चांसेस हैं, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी, डिसइंफॉर्मेशन भी होगी। ये सारी बातें आप अभी हिस्ट्री के साथ में, जर्नलिज्म का जो क्रोनोलॉजिकली जो डेवलपमेंट हुआ है उसके साथ में सारी चीजें सुन चुके हैं। लेकिन अब न्यूज रूम की स्ट्रैटेजी बदली कैसे है? न्यूज रूम की स्ट्रैटेजी आज की तारीख में जो बदली है वो सोशल मीडिया के साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाती है। डिजिटल न्यूज रूम और प्रिंट का जो न्यूज रूम है वो अब लगभग करीब आने लगे हैं। न्यूज़पेपर्स में अब वैसी बात नहीं रही कि आप प्रिंट के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, न्यूज डिसेमिनेशन की, मतलब न्यूज लोगों तक पहुंचाने की, और डिजिटल के लिए अलग बनाएंगे। अब दोनों को मिला के स्ट्रैटेजी बनती है। सारी सिनर्जी हो चुकी है। बिजनेस का जो मॉडल है, जो एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू है, उसको इसी तरह से ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजीज बन रही है कि हम कंटेंट को क्रिएट करने के बाद लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। प्लेटफॉर्म है हमारे लिए सोशल मीडिया है, जो कि हमारे द्वारा जनरेट किया गया जो भी कंटेंट है उसका एक क्विक जो है डिस्प्ले है। हर न्यूज रूम में आप कई साल से सुन रहे होंगे, मोबाइल फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। आपको सबसे पहले मोबाइल पर पहुंचाना है सूचना पहुंचाने के लिए सूचना लाना बहुत जरूरी है। जो ओल्ड फैशन जर्नलिज्म था वो खत्म हुआ भी नहीं है और होने भी नहीं वाला वो, क्योंकि अगर किसी गांव में कोई घटना हुई है, वहां का प्रत्यक्षदर्शी अगर वो सूचना अपने मोबाइल फोन के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचा भी देता है तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, न्यूज के फॉर्मेट में आज भी लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि जर्नलिस्ट के साथ में जो यूजर जुड़ा हुआ है, जिसको हम पहले रीडर बोलते थे, उसकी ये अपेक्षा है कि हम किसी वैल्यू एडिशन के साथ में उस खबर को देंगे। आज भी क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा इश्यू है, ट्रस्ट सबसे बड़ा इश्यू है। ट्रस्ट फैक्टर होने की वजह से आज भी हम रेलेवेंट हैं, आगे भी रहेंगे। 2012 का जो कोरोना का उपाध्याय जी ने उदाहरण दिया वो वास्तव में बहुत अच्छा था, बहुत ही रेलेवेंट है और हमको सीखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है वो, क्योंकि सारे प्रिंट के अखबार बंद हो चुके थे, कहीं भी कोई अखबार पहुंच नहीं रहा था लोगों तक, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, ऐसी कोई सूचना नहीं थी जो लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। इसका मतलब ये नहीं था कि न्यूज़पेपर्स इररिलेवेंट हो गए। उस समय आपने देखा होगा कि डिजिटल फॉर्मेट में बहुत सारे पेज व्यूज और वीडियो व्यूज बढ़े। उस समय यूट्यूब को
एक नई ताकत मिली। अब मैं एक फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे देखी भी होगी, बहुत से लोगों ने, सोशल डायलेमा 2000 में आई थी। ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनी हुई फिल्म है। उसमें हमको ये बताया गया अच्छे से कि हम लोग न्यूज जनरेट करते हैं तो सिर्फ हम नहीं करते, सिर्फ पत्रकार नहीं करते, हर यूजर, सोशल मीडिया का जो यूजर है वो न्यूज जनरेटर है। हमारी सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे बायसेस, हमारे यूजर को का जो हमारा बिहेवियर है उसको सारा ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया हमारे लिए प्रोडक्ट क्रिएट करता है। सारे एल्गोरिथम्स इस तरह से लिखे जाते हैं गूगल के, फेसबुक के, यूट्यूब के, कि हम कैसे कंज्यूम करें उस कंटेंट को। क्योंकि मैं उसको न्यूज नहीं बोलूंगा, हमारा दूरदर्शन जो 1982 में शुरू हुआ था ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन के 3 एस्पेक्ट के साथ में, और वो तीनों को सोशल मीडिया बहुत अच्छे से डिलीवर करता है। सोशल मीडिया में बहुत सारा क्लटर है, लेकिन अब इतनी लंबी जर्नी के बाद सब लोगों को समझ में आ गया है कि कहां पर वैल्यू है और कहां पर ट्रैश है। इतना लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो हमें उन टूल्स को जानने की जरूरत है, उन तरीकों को जानने की जरूरत है, उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की जरूरत है, जिससे हम जल्दी और सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो ये है, सबसे पहला तो ये कि अब कोई भी न्यूज का कंज्यूमर, कोई भी न्यूज को यूज करने वाला व्यक्ति किसी अखबार के भरोसे नहीं है आज की तारीख में। इसका मतलब ये हुआ कि अखबार नहीं छपेगा तो भी खबर मिलेगी। तो न्यूज जो ब्रेक करने की हमारी कैपेसिटी थी वो अब यूजर के हाथ में चली गई है। वो खुद न्यूज ब्रेक करते हैं। अमिताभ बच्चन अपने बारे में कोई बात बोलना है तो ट्विटर के जरिए बोलते थे, ट्विटर से पैसा भी लेते थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर न्यूज क्रिएटर अमिताभ बच्चन है और वो पैसा ले सकते हैं, ध्रुव राठी पैसा ले सकते हैं, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि नौकरी छोड़ने के बाद में जिस तरह से अगर सारे अच्छे अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं टीवी के, वो अपना यूट्यूब चैनल स्टैब्लिश करते हैं, तो गांव के लोग भी और शहरों में जो अननोन लोग हैं वो भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करके और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक ऐसा पहलू है जो हमारे जर्नलिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, और वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे तो आपके कंटेंट की वैल्यू होगी और उसकी हर जगह डिमांड है। उसके लिए आपका नाम बड़ा होना जरूरी नहीं है। हम लोग देखते थे डिजिटल न्यूज रूम में, जब हम स्ट्रैटेजी बनाते थे तो हमेशा हम ये ध्यान रखते थे कि यूजर की डिमांड क्या है। लेकिन गूगल का एल्गोरिथम और फेसबुक का एल्गोरिथम देखने के बाद ये भी समझ में आया कि सिर्फ डिमांड देख के हम लोग अगर उसके हिसाब से न्यूज जनरेट करने लग जाएंगे तो हमारी कंटेंट स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। हमारी जो कोर वैल्यूज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है न्यूज अच्छी तरीके से तैयार की गई है तो हमारे जो ओल्ड फैशन जो तरीके थे न्यूज को बनाने के और उसके पैरामीटर्स थे, उनको अगर हमने अच्छी तरह फॉलो किया है तो यूजर हमारे लिए आसानी से उपलब्ध होगा। यूजर एक्विजिशन डिपार्टमेंट हमारे न्यूज रूम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। पहले कंटेंट इज किंग कह के हम लोग एडिटोरियल सुप्रीमेसी की बात करते थे, लेकिन अब आपके साथ में आपके न्यूज रूम में एक प्रोडक्ट मैनेजर है। प्रोडक्ट मैनेजर का काम यह है कि आपके बिजनेस सेक्शन के बीच में और यूजर एक्विजिशन डिपार्टमेंट के बीच में एक ब्रिज तैयार करना। प्रोडक्ट मैनेजर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान है आज की तारीख में न्यूज रूम के साथ में। अगर आपके पास खबर अच्छी है तो उतनी ही जिम्मेदारी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की है कि वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करें। अगर एक जर्नलिस्ट डिजिटली लिटरेट है तो उसकी खबर ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर कैमरे के सामने बोलने की क्षमता है जिसको विकसित किया जा सकता है, तो YouTube पर आपको किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से कहीं से भी लोग मिल जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनको जानते नहीं थे लोग, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर बने। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोरोना काल के समय में एक वीडियो प्रचलित हुआ कि नोएडा और गाजीपुर के पास में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उस समय पहली बार सामने आया एक वीडियो, पटना के जो खान सर है उनका वीडियो था, और वो वीडियो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप अगर सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो पहली बार में ही जो है 2 दिन में वो 2 मिलियन तक पहुंच गया था उसका व्यूज जो है। और मैंने देखा कि जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, शेखर गुप्ता से लेके तो जितने भी बड़े नाम हैं, उनका अगर टोटल भी किया जाए तो मुश्किल से जो है 50,000 तक वो व्यूज पहुंचे थे। वो इसलिए नहीं पहुंचे थे कि लोगों को
किसी बड़े जर्नलिस्ट का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना था। वो इसलिए थे क्योंकि वो एक कोचिंग क्लास का बंदा था और उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी रिसर्च के साथ में वो वीडियो बनाया था कि किसानों के लिए जो नया कानून आया है उसमें क्या बात है, क्या लोगों के फायदे में है, किस बात को लेकर विरोध है, सारे एस्पेक्ट्स को उन्होंने 1 घंटे के करीब वीडियो में सारा अच्छी तरह से प्रोड्यूस किया था वो वीडियो। तो हमारी जो है न्यूज रूम की जो कंपटीशन है अब हर इन्फ्लुएंसर के साथ में है, हर कंटेंट क्रिएटर के साथ में है। सोशल मीडिया का यूज हमें एक टूल के रूप में करना है। सोशल मीडिया आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है और सोशल मीडिया आपके सामने चैलेंजेस भी खड़े करता है। अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक टूल है। और टेक्नोलॉजी का आपने देखा ही कि जैसे जैसे ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई वो हमारे लिए टूल का ही काम करती रही। बेनेट यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया पीएचडी का 2 साल पहले, तो वहां पर डॉक्टर सक्सेना थे, उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो 20 साल से है। मैंने कहा सर टेक्नोलॉजी 20 साल से है लेकिन इन्फ्लुएंस अभी तक कम्युनिकेशन को इसने इतना नहीं किया था, इसलिए मैं इसमें पीएचडी करना चाहता हूँ। वो मेरा प्रोजेक्ट प्रपोजल स्वीकार हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जब तक 2 साल बाद इसको करेंगे या 3 साल बाद करेंगे इस पीएचडी को, तब तक दुनिया कहीं और जा चुकी होगी। सच में ऐसा ही हुआ है। अगर आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स है जो अभी जर्नलिस्ट को सबसे ज्यादा बॉदर करने वाले हैं, उनको अगर देखेंगे तो वहां पर भी सिर्फ टेक्निकल जहां पर इंटरफियरेंस हो सकता है, जहां रिपीटेटिव जॉब्स हो सकते हैं, या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी चीजें आपको लैंग्वेज का जो चैलेंज है उसको दूर कर सकती है। लेकिन जो बेसिक न्यूज है, न्यूज तो न्यूज मेकर ही लाएगा या न्यूज को समझ के और न्यूज को प्रोड्यूस करने वाला ही लाएगा बंदा। तो जर्नलिस्ट की अभी भी वैल्यू पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और आगे होने भी नहीं वाली है। जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अपने चैलेंजेस होंगे। जब हमारे यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर्स आए तो हमारा कंपोजिंग डिपार्टमेंट खत्म हुआ, फिर उसके बाद में प्रूफ रीडर्स का डिपार्टमेंट खत्म हुआ क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन डिक्शनरीज थी, खासतौर पर इंग्लिश में खत्म हुआ। लेकिन आज भी अच्छा और सच्चा लिखने वाले की वैल्यू है और उसी वैल्यू को कैपिटलाइज कैसे करना है, इसके लिए उपाध्याय जी की एक और बात बहुत अच्छी लगी कि सबको ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग सीखने का जो क्रम है वो अगर हम जारी रखें तो हम हमेशा रेलेवेंट हैं और टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक टूल है। थैंक यू सो मच।